हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज हम उसके चैप्टर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको सारी की सारी क्लासेस जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सारे की सारे क्लासेस अरेंज व्यू में है। वहाँ से आप क्लास करिए, नोट्स बनाइए और चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप सारा का सारा कोर्स जो है वो कवर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो चलिए, बाकी और भी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हो रही हैं वो भी आपको वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जब क्वेश्चंस कराया जाएगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मूल्यांकन के पक्ष, ये चैप्टर का नाम है। तो मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से होते हैं, इसके पहले वाली क्लास में आप लोग को वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में मूल्यांकन के पक्ष जो हैं आपके, मान लीजिए जैसे संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, जो भी मूल्यांकन के पक्ष हैं इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरीके से कोई लड़ाई विवाद झगड़ा होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से मूल्यांकन के पक्ष समझ लीजिए। ठीक, इसके भी एक दो तीन पक्ष होंगे कि मूल्यांकन करने के लिए किन किन, मतलब किन किन पक्षों पे किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, एक मिनट, पेन ले लेते हैं पहले। चल, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना है। यानी आपका जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है, उनको जो सिखाया जा रहा है, उन सबको वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट वाला मतलब अंत में बच्चा जो है सब चीजों से क्या हो, हर चीजों से सीख ले वो, पढ़ाई लिखाई जो भी कर ले हर चीज ठीक है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है कि बच्चे के व्यवहार में जो है परिवर्तन हो। मान लीजिए बच्चा बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। उसको अपने टीचर से बात करने का ढंग नहीं है, उसको अपने पेरेंट्स से बात करने का ढंग नहीं है, गाली गलौज कर रहा है, तो शिक्षा का कोई मतलब निकला? बिल्कुल नहीं निकला। इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षा है ना, उसका अंतिम उद्देश्य जो बच्चे का व्यवहार है उसमें उचित परिवर्तन लाना है। यानी कि बच्चे में जो है परिवर्तन, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ये है कि बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना होता है। बच्चे का व्यवहार उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। यानी जो बच्चे का व्यवहार है उसके अस्तित्व के कई पक्षों से संबंधित होता है। यानी कि जो बच्चे का व्यवहार है वो अनेक पक्ष से रिलेटेड होता है। अब इसमें आपका बाह्य पक्ष भी हो सकता है और आंतरिक पक्ष, दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं। यानी बच्चे का बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार आते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों का जो व्यवहार है वो बाह्य और आंतरिक दोनों हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाह्य ही हो, यानी बच्चा बाहर से सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, ठीक, और देखने में अच्छा है और फिर सुंदर है, या कह सकते हैं स्मार्ट है, सिर्फ बाह्य ही नहीं होना चाहिए उसका व्यवहार। मतलब कि अच्छे से ऊपर ऊपर तो वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा है, मतलब खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर से आंतरिक उसके मन में चीजें सारी की सारी चीजें निगेटिव भरी हुई है। मन में दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहा है, फिर पीठ पीछे जाके कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो ऐसा जो है बच्चों के अंदर दोनों ही प्रकार के व्यवहार आते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो। इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है यानी अंतिम उद्देश्य होता है वो बच्चे के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाना होता है, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, दोनों ही प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बच्चे के भावात्मक, संज्ञानात्मक
तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करते हैं। यानी विद्यालय में यानी स्कूल में जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सभी विषय यानी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों के अलग अलग पक्षों का विकास करने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक को आपको ज्ञानात्मक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। संज्ञानात्मक को आपका ज्ञानात्मक भी बोला जाता है। ठीक, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको मेंटल मतलब बुद्धि से संबंधित, सिर्फ ज्ञान से संबंधित आप उनको जो है शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं है। उनका हर एक पक्ष में विकास करना आवश्यक है। इसलिए जो है विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पे बच्चों के भावात्मक यानी इमोशंस, ठीक, जो भी उसके इमोशंस है उस पे, संज्ञानात्मक यानी जितनी भी बुद्धि से चीजें जुड़ी हुई है, क्रियात्मक यानी जो जितने भी एक्टिविटीज हैं, तो हर एक पक्षों का विकास करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के व्यवहार के तीन मुख्य अंग हैं, यानी जो बच्चे के व्यवहार है, बच्चा का जो भी व्यवहार है, उसके तीन मुख्य अंग हैं, जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही रूपों में पाया जाता है। यानी जो बच्चे का व्यवहार होता है, उसके मुख्य तीन अंग होते हैं, चाहे वो बाह्य बाह्य और आंतरिक, ये दोनों ही रूपों में ये पाया जाता है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है आपका, जो अभी हमने संज्ञानात्मक पढ़ा है, चाहे आप संज्ञानात्मक कहिए चाहे आप ज्ञानात्मक कहिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा संज्ञानात्मक, ठीक है। चाहे आप संज्ञानात्मक बोलिए चाहे आप ज्ञानात्मक बोलिए, इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव बोलते हैं। भावात्मक पक्ष, इसको अफेक्टिव या फिर इमोशंस भी बोल सकते हैं। अगला है आपका कौशलात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष, ठीक, इसको बोलते हैं क्वालिटिव। चलिए, समझ में आ गया कि जो बच्चे का व्यवहार है उसका तीन मुख्य अंग है, चाहे वो बाह्य व्यवहार हो चाहे वो आंतरिक हो, ये दोनों ही रूपों में ये व्यवहार आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं आपके, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नया रूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है। यानी जो हमारा शिक्षा जगत यानी जो एजुकेशन की जो दुनिया है, ये कह सकते हैं, इसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, यानी जो आपकी मूल्यांकन की प्रोसेस है, उसको नया रूप प्रदान करने का, यानी मूल्यांकन की क्रिया तो चल रही थी लेकिन उसको न्यू फॉर्म में जो है प्रदान करने का श्रेय जो है किसको जाता है, डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से समझिएगा। शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नया रूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है, ठीक। 1956 में डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी इंग्लिश में है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शैक्षिक उद्देश्यों को तीन पक्ष बताए, ठीक, जिसे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपकी मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया से संबंधित आपको जॉन डीवी की चीजें याद आ जाएंगी, तो वहां पे हमने अलग देखा था। ये आपके जो है मूल्यांकन के बारे में बात हो रही है। तो जो शिक्षा जगत में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसका जो नया रूप प्रदान करने का श्रेय गया, वो आपको डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है, ठीक है। 1956 में डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में इन्होंने ये बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्य के कितने पक्ष हैं, ठीक, इन्होंने ये बताया कि शैक्षिक उद्देश्य के तीन पक्ष हैं, ठीक, जिसे जो है शैक्षिक उद्देश्य उद्देश्यों के वर्गीकरण की क्या कहा गया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। और यही जो तीन चीजें हम ऊपर पढ़े हैं वही आपकी त्रिध्रुवी प्रक्रिया में है। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक, ठीक, दूसरा आपका भावात्मक और तीसरा है आपका मनोक्रियात्मक, ठीक, ये आपकी क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आपके संज्ञानात्मक पक्ष। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, पक्ष को बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन। तो देखते हैं, मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष में बच्चों के संज्ञान पक्ष, बौद्धिक योग्यताओं,
क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि का मूल्यांकन करते हैं। मैं आपको पिछली भी क्लास में यानी जब इससे पहले जो चैप्टर 3 हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी संज्ञानात्मक पक्ष हो यानी कॉग्निटिव हो तो वहाँ पे आप ये समझेंगे कि बुद्धि से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, चाहे वो बौद्धिक योग्यता, क्षमता, ज्ञान, चिंतन, समस्या समाधान, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ बुद्धि से सारे कार्य हो रहे हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष के ही होंगे। अच्छा, जिन बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ रहेगा उनके सामने अगर कोई भी समस्या आएगी तो क्या वो बच्चे उस समस्या का समाधान कर पाएंगे? जिन बच्चों का बुद्धि का विकास नहीं हुआ रहेगा क्या वो किसी चीज का चिंतन कर पाएंगे? उनके वो ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो चलिए समझिएगा। मूल्यांकन का जो भी मूल्यांकन के भी हमने 3 पक्ष पढ़े हैं ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। तो हम संज्ञानात्मक डिस्कस कर रहे हैं। तो मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष में बच्चों के संज्ञान पक्ष यानी जो बुद्धि से संबंधित है, वो चाहे बौद्धिक योग्यता हो, चाहे कोई क्षमता हो कार्य करने की, ज्ञान हो या चिंतन हो या समस्या हो, ठीक, समस्या समाधान, इन सभी का मूल्यांकन हम करते हैं किसमें? आपके संज्ञानात्मक पक्ष में। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके उच्चतर स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ये सरल बच्चे को पहले सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, है ना, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाते हैं। तो वही चीज ब्लूम ने भी कहा कि ब्लूम ने कहा कि जो भी ज्ञानात्मक पक्ष है, बार बार मैं बोल रही हूँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे संज्ञानात्मक आए या ज्ञानात्मक आए एक ही चीज है। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से जो है शुरू करके उच्चतर स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में बांटा है। यानी ब्लूम ने क्या किया है कि ज्ञानात्मक पक्ष की जो भी उद्देश्य है उनको जो है 6 भागों में बांटा है। अब किस बेस को या किस चीज को आधार मान के इन्होंने 6 वर्गों में बांटा है? सरल से कठिन की ओर, ठीक है, और निम्न स्तर से लेके उच्चतर स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को उन्होंने ध्यान में रख के ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में इन्होंने बांटा है। अब वो 6 वर्ग क्या है वो हम वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए ये 6 है आपके। पहला है आपका ज्ञान, दूसरा है आपका बोध, तीसरा है आपका प्रयोग, ठीक, चौथा है आपका विश्लेषण, पांचवा है आपका संश्लेषण और छठा है आपका मूल्यांकन। आगे बात समझ में। देखिए जो आपका ज्ञान है, बोध है और प्रयोग है ये आपका निम्न स्तर है, यानी ये बिल्कुल निम्न स्तर है। उसके बाद आपका जो विश्लेषण और संश्लेषण है ये आपका मध्य स्तर है, ठीक, और मूल्यांकन क्या है आपका उच्च स्तर है। ज्ञान यानी नॉलेज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? बच्चों को क्या करेंगे? आप ज्ञान देंगे, है ना। कोई चीज अगर आप बच्चों को, एक मिनट रुकिएगा, यानी देखिएगा, जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर हम जैसे निम्न स्तर क्या है, बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल का है, अभी उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक, तो हम बच्चे को पहले वस्तुओं के बारे में क्या करेंगे, उसको ज्ञान देंगे। जैसे मान लीजिए घर में चीजें पड़ी रहती हैं, कोई फल हो गया, कोई सब्जी हो गया या फिर मोबाइल हो गया, ठीक, या फिर उनके घर में कोई पेट है, जैसे मान लीजिए बिल्ली हो गया या डॉग हो गया। तो बच्चे को पहले हम ज्ञान देते कि बच्चे ये देखो बेटा ये क्या है, आपका आम है, ये आपका अमरूद है, ये आपकी बॉल है, ये आपकी बैट है ना। पहले हम बच्चे को उस चीज के वस्तु के बारे में उसको ज्ञान देंगे। फिर उसके बाद बोध, यानी फिर बच्चा क्या करेगा, उसको खुद समझेगा कि फिर जब वो देखेगा तो कहेगा अच्छा ये आम है, ये है, वो पहले खुद, फिर बोध मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग। पहले वो क्या करेगा, फिर समझेगा। उसके बाद जब कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ मान लीजिए बाहर जाता है
फल की दुकान पे उसको कोई फल दिख जाएगा तो वो ये कहेगा, हाँ मम्मा वो देखो, ये आम है, ये अमरूद है। तो जो चीजें वो ज्ञान सीखा है, जो समझा है, उसी को अब क्या कर रहा है, ये प्रयोग में ला रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, आपके निम्न स्तर है, यानी यहाँ से बच्चा क्या कर रहा है, अभी चीजें सीख रहा है ना। ज्ञान बोध प्रयोग ये आपके निम्न स्तर है। उसके बाद जो भी चीजें वो बच्चा सीख रहा है, उसको खुद विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा कि अच्छा ये है, ये ऐसे होता है, इसके चीजें आम हरा भी होता है, पीला भी होता है, वो खुद विश्लेषण और संश्लेषण करेगा। तो ये आपका मध्य स्तर पे आएगा। उसके बाद ये सब तो आपकी सीखने की प्रक्रिया हो गई, है ना, यहाँ तक बच्चा सीख रहा था। उसके बाद जब वह सब कुछ सीख लिया, तो सबसे अंतिम में आपका क्या हो जाता है, मूल्यांकन आएगा। और मूल्यांकन क्या होता है, उच्च स्तर का होता है, यानी हाई होता है, सबसे ऊंचा होता है। जब बच्चे, यानी जब छात्र हो या बच्चे हो, जब हर एक चीज सीख लेते हैं, तब उनका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिएगा हम वन बाय वन अच्छे से हर एक चीजों को, यहाँ पे 6 पॉइंट है आपके, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्ञान क्या है उसको हम समझेंगे। तो ज्ञान में क्या है कि इसमें वे व्यवहार और परिस्थितियां आती हैं जो स्मृति पर बल देती हैं, और इनका संबंध पहचान तथा पुनः स्मरण से है। कहने का मतलब है कि ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि बच्चों की जो भी स्मृति है उस पे बल दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। अब ये नहीं कि बच्चों को ये गलत चीजें हैं, ऐसा स्मृति पर बल देना का मतलब ये है कि बच्चों को जो चीजें सिखाई जा रही है उनको बार बार बताया जा रहा है, ताकि बच्चे उस चीजों को जो है याद रख ले। स्मृति मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए उनको स्मृति पर बल क्या होता है कि हाँ, पढ़ाया, अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बार बार उनको बताया जाता है, हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये क्या हो रहा है, उनको स्मृति यानी उनकी मेमोरी पर उनको बल दिया जा रहा है कि बच्चा ये चीजें उसको समझ में आ जाए और उसको इस चीज का ज्ञान हो जाए, ठीक। इनका संबंध क्या है, पहचान तथा पुनः स्मरण से है। यानी बच्चा कभी कभी क्या होता है, भूल जाता है, कभी नहीं कभी कभी पूछो ए फॉर तो भूल जाता है, वो पहचान नहीं पाता है कि आप बोलेंगे कि ये एप्पल है कि मैंगो है, तो वो पहचान नहीं पाता है। तो उसको फिर से आप बताएंगे तो वो पुनः स्मरण करता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान होता है उसमें व्यवहार और परिस्थितियां आती हैं, जो क्या होता है उसकी स्मृति पर बल देती हैं, और इनका संबंध आपके पहचान तथा पुनः स्मरण से है। यहाँ ज्ञान से आशय विशिष्ट तत्वों से है, सर्वमान्य विधियों से है, ठीक है, प्रक्रियाओं से है, पहलुओं, वर्गीकरण, सिद्धांतों की सामान्यीकरण आदि के स्मरण या पहचान से है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। अब चाहे अलग अलग तत्व से दे, अलग अलग विधि से दे, अलग अलग क्रियाओं से दे, चाहे वर्गीकरण करके दे, ठीक है। तो बच्चों को क्या दिया जाता है, यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, उनको चीजों को पहचान बताती है, मतलब अगर वो किसी चीज को भूल जाते हैं तो उन्हें पुनः स्मरण भी कराया जाता है। कि कुल मिला के ज्ञान में बच्चा चीजों को सीखता है, अच्छे से हर चीजों को सीख रहा है, पहचान रहा है, जान रहा है। उसके बाद आते हैं बोध में। तो बोध में क्या होता है, ज्ञान के बाद बोध के 3 भाग है, यानी जब बच्चे ने उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को बताया गया कि ये ए फॉर एप्पल है, तो इसके बारे में, एप्पल के बारे में इसको ज्ञान हो गया, ठीक, कि हाँ एप्पल रेड होता है, ये गोला होता है। ये अगर उसको बच्चे को सामने एप्पल आ जाए तो वो एप्पल को पहचान लेगा। तो जो बोध होता है वो ज्ञान के बाद बोध होता है, और बोध के जो है वो आपके 3 भाग हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अर्थ ग्रहण करने की यही क्षमता बोध कहलाते हैं। बोध के 3 भाग हैं, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना। यानी जब बच्चे को पता चल गया कि ये एप्पल है, तो अब उसको बोध खुद हो रहा है, यानी 3 भाग हैं आपके, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना। तो बच्चा जो है उस सेब के बारे में उसको बोध हो गया है, तो वह बच्चा जो है वह सेब के बारे में क्या कर रहा है, खुद व्याख्या कर रहा है, खुद अनुवाद कर रहा है, खुद उल्लेख कर रहा है कि अच्छा ये सेब है, ये लाल रंग का होता है,
ये मीठा होता है, ये खट्टा होता है। या फिर कोई जानवर के बारे में अगर उसको बताया कि अच्छा ये डॉग है, डॉग हर रंग का होता है, काला भी होता है, वाइट भी होता है, ठीक है। उसके अच्छा कुछ के बड़े बाल होते हैं, चार पैर होते हैं, पूंछ होती है, कुत्ता काटता है। तो बच्चों को यहाँ पे क्या हो गया है, बोध हो गया है, और बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से अनुवाद भी कर रहा है, मतलब अपने ही लैंग्वेज में, अपने से व्याख्या भी कर रहा है, अपने से चीजों को उल्लेख भी कह रहा है। इसीलिए ज्ञान में बच्चों को पहचान बताई जाती है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। उसके बाद बोध में क्या होता है, बच्चा जो अर्थ ग्रहण कर चुका है, इसी की क्षमता को जो है बोध कहते हैं। और बच्चा अपने से जो है अनुवाद भी करता है, व्याख्या भी करता है, उल्लेख भी करता है। आगे बात समझ में। तो ज्ञान के बाद बोध आता है, और बोध जो है क्या होता है, अर्थ ग्रहण करने के बाद की जो क्षमता होती है वो बोध कहलाता है। और बोध के तीन भाग हैं। पहला है आपका अनुवाद करना, दूसरा है आपका व्याख्या करना, और तीसरा है आपका उल्लेख करना। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे प्रयोग अनुप्रयोग। तो जो प्रयोग अनुप्रयोग है वो क्या है, देखते हैं। बच्चे ज्ञान व बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका वास्तविक जीवन में या नए या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना आता है। यानी बच्चे जो चीजों को समझ चुके हैं, ज्ञान ले चुके हैं, जो चीजें बोध कर चुके हैं, उसी चीजों को वो अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक। इन्हीं यही आपका क्या है कि प्रयोग अनुप्रयोग है। आगे बात समझ में। और जो आपका प्रयोग अनुप्रयोग है ये तीन स्तर पे होता है। पहला है आपका सामान्यीकरण करना, ठीक। दूसरा है आपका निदान करना, और तीसरा है आपका नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। फिर से समझिएगा। आपका जो प्रयोग अनुप्रयोग है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे बच्चे ने ज्ञान और बोध के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करना है, किस परिस्थिति में उनको उपयोग करना है, वो आपका प्रयोग अनुप्रयोग में आता है। आपका जो प्रयोग और अनुप्रयोग है इसके तीन स्तर हैं, ठीक है। सामान्यीकरण करना, निदान करना, और नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। अब देखिए अगला है आपका विश्लेषण। विश्लेषण आपको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। तो विश्लेषण क्या होता है वो देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को बांटकर समझना ही विश्लेषण। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें सीखी गई, यानी इसमें क्या है, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, ठीक, इसको अलग अलग चीजों में बांटकर बच्चों का विश्लेषण किया जाता है। कि बच्चे को अगर मैंने 1 2 3 पढ़ाया है, या टेबल पढ़ाया है, या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब कि जिस भी लेवल का है, निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का है, बच्चा जिस भी कैटेगरी का है, मतलब क्लास की बात हो रही है कि 1 2 3 4 5, बच्चा जिस भी क्लास का है उसके अनुसार हम बच्चों को, मतलब उनसे जो है अलग अलग चीजों में डिवाइड करके हर चीजों को हम एनालिसिस करते हैं कि बच्चे ने क्या क्या चीजें सीख ली है, बच्चे ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, हर चीज का हम एनालिसिस करते हैं। ये मूल्यांकन नहीं है, ठीक, इसे मूल्यांकन नहीं कहते हैं। इसे कहते हैं आपका कि चीजें उसने क्या क्या कैसे सीखा है। अब ये इसके भी तीन स्तर हैं। पहला है आपका तत्वों का विश्लेषण, दूसरा है आपका संबंधों का विश्लेषण, और तीसरा है आपका नियमों का विश्लेषण। यानी उसने किस चीज के बारे में कहाँ से कैसे पढ़ा, किस नियम से पढ़ा, हर चीजों का विश्लेषण किया जाता है। आगे आता है आपका संश्लेषण। तो संश्लेषण क्या है उसको समझिएगा। इसमें क्या होता है संश्लेषण में आपका कि इसमें सीखने वाले का व्यवहार रचनात्मक होता है, और इसमें विभिन्न तत्वों को नए ढांचे या संरचना में संबंधित करके नई रचना का निर्माण किया जाता है। यानी संश्लेषण में जो बच्चा सीखने वाले का, मतलब बच्चे ने जो चीज सीखा है, यानी जो बच्चे ने सीखा है या सीखने वाले यानी जो बच्चे हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो रचनात्मक होता है, ठीक। इसमें हर एक तत्व को नए स्ट्रक्चर में, ठीक, या फिर नए स्ट्रक्चर से संबंधित करके उन्हें क्या होता है कि नई रचना का निर्माण किया जाता है। आगे बात समझ में। इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे नवीन संप्रेषण का उत्पादन हो गया, नवीन योजना बनाना, अमूर्त संबंधों के समुच्चय का निर्माण।
मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे संश्लेषण है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे सीखने वाले हैं उनके व्यवहार उनका रचनात्मक होता है। ठीक है? इसमें बच्चे नई-नई योजनाएँ बनाते हैं, जो अमूर्त मतलब जो चीज़ें वो नहीं दिखते हैं, उसके बारे में भी वो इमेजिन करके उसको मतलब सेट करते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हर चीज़ों को वो अच्छे से डिटेल में रचनात्मक चीज़ें वो डेवलप करते हैं। अब सबसे लास्ट में आता है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि यह ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम एवं उच्चतम उद्देश्य होता है। यानी जो आपका मूल्यांकन है, हमने 6 चीज़ें पढ़ी, है ना? ज्ञान हो गया, बोध हो गया, प्रयोग, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया और संश्लेषण और छठा है आपका मूल्यांकन। तो जो आपका मूल्यांकन है ना, वो ज्ञानात्मक पक्ष का क्या है? अंतिम एवं उच्चतम उद्देश्य है। अभी हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान है, बोध है, प्रयोग और अनुप्रयोग है, ये निम्न स्तर होता है और जो आपका विश्लेषण और संश्लेषण है, ये आपका क्या होता है? मध्य स्तर होता है और जो मूल्यांकन है आपका मूल्यांकन, ये क्या है आपका? उच्च स्तर है ना? उच्च भी है और अंतिम भी है। तो जो मूल्यांकन है वो ज्ञानात्मक पक्ष का क्या है? अंतिम एवं उच्चतम उद्देश्य होता है। इसमें बाह्य एवं आंतरिक मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है। यानी बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी उसने देखा है, पढ़ा है, लिखा है, वह बच्चे का बाह्य और आंतरिक दोनों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने किस चीज को कैसे पढ़ाई की है, कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है, हर एक पक्ष का उसमें ज्ञानात्मक मतलब कि उसका जो है मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात समझ में? तो आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि मूल्यांकन के जो आपके पक्ष हैं, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक? उसका ज्ञानात्मक पक्ष का क्या रोल है, उसमें कितनी चीज़ें, कितने स्तर हैं, किस प्रकार से क्या-क्या है, डिटेल में पढ़े और आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। हालाँकि हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपकी इच्छा अगर आपको नोट्स बनानी है तो बना लीजिए। बनाएँगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं और सबसे मेन बात बार-बार मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप क्लास कर रहे हैं, आप लाइक भी कर रहे हैं बट आप कमेंट करिए कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। जब तक आप हमें बताएँगे नहीं, तब तक हम आपको कैसे समझा पाएँगे, है ना? तो आप कमेंट करके बताया करिए और एक तरह से आप हमारा ही मूल्यांकन कर दीजिए कि हाँ मैम आप अच्छा पढ़ा रही हैं, मैम आप ऐसे समझा रही हैं, मैम आप और अच्छे से पढ़ाइए। हर चीज़ों को कमेंट करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएगी और हम आपको चीज़ें बेहतर दे पाएँगे। चलिए अब फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।